अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। गपशप की आज की वीडियो में मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात करूँगा। मुख्तलिफ सवालात हैं जो मेरे पास इकट्ठे हैं, जिनका ताल्लुक कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके बारे में है। पाकिस्तान में जो मरीज़ों की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है उसके बारे में है। और इसके अलावा वैक्सीन्स जो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, गवर्नमेंट जो वैक्सीन्स इस्तेमाल कर रही हैं, वो वैक्सीन्स क्या होती हैं, वो कितनी किस्मों की हैं और उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। इन सब बातों को मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ एड्रेस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मालूमात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप को मैं लेकर जाऊँगा इस वेबसाइट पे। ये वर्ल्ड मीटर्स नाम की एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कोरोना वायरस के डाटा को इकट्ठा करती है और हमें समझने में आसानी होती है। यहाँ से जाके हम मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दुनिया में इनके मरीज़ों की तादाद कितनी है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये मरीज़ जो हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं। तो इन तमाम वेबसाइट्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें और बल्कि आपको चाहिए कि आप खुद भी इनको ब्राउज़ कीजिए और इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। तो इस वेबसाइट में आज के तारीख यानी कि 25 मार्च के मुताबिक जो कोरोना वायरस के केसेज़ हैं दुनिया में वो तकरीबन 125 मिलियन के पास हैं। डेथ्स कितनी है, रिकवर पेशेंट कितने हैं, ये आप ये स्टडी कर सकते हैं। जो बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ग्राफ है ये दुनिया में ओवरऑल कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद को और उसके नतीजे में होने वाली खुदा न खास्ता अमवात को दिखाता है। आप गौर कीजिए कि ये जो पहली पीक्स हैं, ये जो शुरू-शुरू में जो पीक्स हैं बनी, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की तादाद हम देख सकते हैं, 78,000 है या 83,000 है, ये कहलाती थी पहली वेव, जो कोरोना वायरस पहली बार हमारे सामने आया। ये वो वक़्त है, अगर आपको याद हो, जब हम अज़ानें पढ़ते थे शहर में और दुनिया में और हमारे मुल्क में एक सख्त तरीन किस्म का लॉकडाउन मौजूद था। उस वक़्त एक दिन के अंदर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 80,000, 85,000 के करीब केसेज़ जो है वो सामने आते थे। लेकिन इस दौरान जो होने वाली डेथ्स हैं, उनकी तादाद आप देखिए वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 7,000, साढ़े 7,000 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से गए एवरी डे। उसके बाद ये वो इलाका है जिसे हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर के तौर पे जानते हैं। ये जुलाई-अगस्त का ज़माना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो एक दिन में 2.5 लाख के करीब पेशेंट जो हैं वो सामने आना शुरू हुए। 3 लाख तक भी सामने आए। लेकिन इस दौरान जो डेथ्स हैं वो पहले के मुकाबले में कम हुई। लोग अब कम अपनी जान से गए। और ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब अपनी पीक पर पहुँची तो हमने ये भी देखा कि एक दिन में तकरीबन मरीज़ों की तादाद 7 साढ़े 7 लाख एक दिन भी हुई है, इस अरसे के दौरान। लेकिन इस अरसे के दौरान जो डेथ्स हैं, उनकी तादाद जो है वो 14-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुई। तो आसान ज़ुबान में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शुरू में हम कोरोना वायरस के बारे में और उनके मरीज़ों की देखभाल के हवाले से बहुत कुछ नहीं जानते थे। इसलिए थोड़े मरीज़ अपीयर हुए लेकिन डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। और 1 साल के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, हमने मरीज़ों का इलाज करना सीखा, हमें मालूम हो गया कि कब किस मरीज़ को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वेंटिलेटर पे कब लेके जाना चाहिए और इस तरह की बेशुमार मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जो हमने पिछले 1 साल में सीखी, जिसकी वजह से इस वक़्त दुनिया में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में बेशुमार इज़ाफ़े के बावजूद डेथ्स जो हैं वो उस हिसाब से उतनी नहीं हो रही और ये एक बड़ी खुशआइंद बात है। ये जो तीसरी दफ़ा आप कम होने के बाद जो आप इंक्रीज़ देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस की जिसको हम तीसरी लहर कहते हैं, ये वो वाली लहर है जिसमें मरीज़ों की तादाद साढ़े 4 लाख से बढ़ के अब दोबारा एक दिन के अंदर साढ़े 5 लाख पहुँच चुकी है। इस तीसरी लहर को ज़्यादातर हम महसूस कर सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद में एकदम बहुत इज़ाफ़ा हुआ। पाकिस्तान का डेटा देखने के लिए मैं इसको ब्राउज़ करते हुए पाकिस्तान तक जाता हूँ। पाकिस्तान का डेटा आज लोड हो चुका होगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये डेटा पाकिस्तान का ये लोग लोड कैसे करते हैं और ये कैसे इसको कहाँ से इसको पकड़ते हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर 3,946 पेशेंट जो हैं वो कोविड पॉज़िटिव जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं और तकरीबन 63 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के डेटा को बतौर ख़ास देखें, ये पहली, दूसरी और तीसरी लहर को समझने के लिए, तो पहली लहर में जिसको हम फर्स्ट वेव कहते हैं, उसमें जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है वो मैक्सिमम 5 हज़ार डेली तक गई है। और दूसरी वेव में हमने देखा कि 3,000 तक, 3,200 तक जो मैक्सिमम एक दिन में पेशेंट्स हैं उनकी तादाद यहाँ तक गई है। लेकिन अब तीसरी वेव में एक एक दिन में ये तादाद 3,300, 3,800 और आज आपने देखा 3,900 तक भी जा चुकी है। ज़्यादा तादाद में मरीज़ हैं या कम तादाद में मरीज़ हैं, उससे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अंदाज़ा हमें सिर्फ़ तब होता है जब हम उसके नतीजे में होने वाली अमवात का मुशाहिदा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसके नतीजे में कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी हालात जो हैं वो दूसरे बेशुमार मुल्कों के मुकाबले में
बहुत बेहतर हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर खुदा ना खासा जो डेथ्स या अमवात हैं, उनकी शरह जो उनकी मिकदार जो है वो 100-150 से कभी ऊपर नहीं गई। पहली वेव में ये 100-150 तक गई है, दूसरी वेव में कभी 80-85 से ऊपर नहीं गई, और अभी तक तीसरी वेव में हम इसको 50-60 तक हम अपनी खबरों में सुनते आ रहे हैं। ये डाटा जो है ये हमें मिलता कहाँ से है? इस डाटा को हासिल करने के लिए हमें, अगर हम चाहें तो हमें हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट है, जिसका नाम है covid.gov.pk, जहाँ से ये डाटा जो है वो बाकी मुल्कों के साथ जो है वो शेयर होता है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो आपको आप ये देख सकते हैं कि सूबे के लिहाज से कितने कोविड के पेशेंट्स हैं। आप इस वेबसाइट के ऊपर ये भी देख सकते हैं कि कितने टेस्ट हुकूमत ने कल परफ़ॉर्म किए हैं, और उन टेस्टों के नतीजे में कितने लोगों के अंदर जो है वो कोविड पॉज़िटिव जो है वो सामने आया है। याद रखें कि इससे हम हिसाब लगाते हैं कि मुल्क में कोविड-19 के मरीज़ों की शरह क्या है। आपने सुना होगा 5%, 6%, 7% या 10% शरह है। उसका हम पता इस तरह से लगाते हैं, मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि कल, यानी कि टोटल टेस्ट जो कल हुए हैं, वो तकरीबन जो सिर्फ़ कल लास्ट 24 आवर्स में हुए हैं, उनकी तादाद 38,858 है। और अगर हम देखें इसमें से कितने लोग कन्फर्म पॉज़िटिव हुए हैं, वो हैं 3,946। इसका मतलब ये है तकरीबन 10% के करीब जो है, या उससे ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर कोरोना पॉज़िटिव जो है वो साबित हुआ, सिर्फ़ पिछले 24 घंटे में। तो ये शरह जो है वो 10% के पास है, और ये बहुत ज़्यादा है। अगर मिसाल के तौर पर 40-50 हज़ार हम टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर हमें जो है वो 1000-1500 लोगों में कोविड पॉज़िटिव मिलता है, तो फिर शरह जो है वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ये रीसेंट डाटा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत जो है वो भी खत्म नहीं हुई। हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस का वेरिएंट मौजूद है। वेरिएंट जो कि आपने सुना होगा कि बरतानवी वेरिएंट मौजूद है। याद रखें कि हर वायरस जो है ना वो वक़्त के साथ-साथ अपनी अपनी शक्ल को, अपने अपने जीनोम को बदल सकता है, अपनी साख़्त को, अपने डीएनए, आरएनए या डीएनए जिससे वो मिलकर बनता है, उसको वो तब्दील कर सकता है। एक्सीडेंटली तब्दील होता है, जिसकी वजह से उसके काम करने का तरीका बदल सकता है, जिसकी वजह से उसके टारगेट्स बदल सकते हैं, वो ज़्यादा सख्त हो सकता है, या वो ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकता है। तो ये पता लगाया गया कि जो बर्तानिया में कोरोना वायरस है, वो उस वायरस से मुख्तलिफ है जो चाइना में या पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में पहले रिपोर्ट हो चुका है, जब साइंसदानों ने उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। और इसी वजह से के जो फैलने की रफ्तार है, वो दूसरे वाले वायरस से बहुत ज़्यादा थी। यानी कि वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है। वो ज़्यादा जान नहीं लेता, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक मुंतकिल जो है वो आसानी से हो सकता है, और ये ख़्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो तेज़ी से ये केसेज़ दोबारा बढ़े हैं, ये उसी बर्तानिया में के वेरिएंट की वजह से बढ़े हैं। आखिरी और अहम बात जो है, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि जो वैक्सीन्स होती हैं जी, क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं जल्दी से बता दूँ आपको कि वैक्सीन्स दरअसल वो ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे मवाद होते हैं, जो जब हमारे जिस्म में जाते हैं, तो जिस्म में जाने के बाद वो जिस्म के अंदर मौजूद जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसको जगा देते हैं, उसको जगा देते हैं, जिसकी वजह से जब असल में वायरस हमारे जिस्म में आता है, तो हमारा जिस्म उसके लिए पहले से तैयार होता है। आम तौर पर वैक्सीन बनाने के लिए हमें वायरस के ही टुकड़े चाहिए होते हैं, ताकि हमारा जिस्म जो है वो उसी वायरस के खिलाफ अपने आप को तैयार करे। तो कभी-कभार वायरस का प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभार वायरस की प्रोटीन्स उसकी खोल जो है उसकी प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है, और कभी अब तो फाइज़र ने जो नई वैक्सीन बनाई है उसमें उन्होंने वायरस का आरएनए, यानी कि उसका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जीनियाती मवाद भी इस्तेमाल करके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने की और एक्टिवेट करने की कोशिश की है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो अलग-अलग हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। ये raps.org, ये वेबसाइट जो है, वो दुनिया में मौजूद वैक्सीन रिसर्च के डाटा को इकट्ठा करती है। अगर आप रिसर्चर हैं, तो आप यहाँ से जाकर उसके साथ जुड़ी हुई रिसर्च पब्लिकेशंस भी पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली कोविड-19 की मुख्तलिफ जो इस वक़्त अ अ, वैक्सीन्स बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ये उनके डाटा को मुरत्तब करता है। उनमें सबसे मशहूर और पहली जो वैक्सीन है, जो है फाइज़र की वैक्सीन। ये पाकिस्तान में नहीं आ रही, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, और ये न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद के ऊपर बनाई जाने वाली वैक्सीन है। यानी कि जीनियाती मवाद के ऊपर बनाई जाने वाली वैक्सीन है। आरएनए बेस्ड है साइंटिफिकल ज़ुबान के अंदर, और आरएनए को रखना, उसको सँभाल के रखना एक मुश्किल अमल है, इसीलिए इस किस्म की वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना है। मॉडर्ना भी उसी तरह से डेवलप हुई जिस तरह से फाइज़र डेवलप हुई, और पाकिस्तान ने इन दोनों को रजिस्टर नहीं किया। पाकिस्तान ने अभी तक इन दोनों के बारे में कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि शायद हमें इनकी ज़रूरत जो है वो
हम इनको इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इसको। इनको संभालने के लिए हमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा जो कोविड-19 की वैक्सीन जो यूके ने बनाई है वो बड़ी फेमस है। इसको भी अभी तक हमने फैसला नहीं किया इसके बारे में कि हम इसको अपने मुल्क में इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। और ये वो दवाई है वो जो जो आपने सुना होगा, जो जो ऑक्सफोर्ड जो है उसका एक ग्रुप जो है वो इसको डेवलप कर रहा था। और ये जो दवाई है ये आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड नहीं है। ये एडिनो वायरस वैक्सीन है। आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? इसमें जो कॉलम्स है ना, इनमें अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है। ये वाली इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि ये वैक्सीन कहाँ से अपीयर हुई, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया, और ये इन्फॉर्मेशन बताती है कि इसकी नोयत कैसी है। ये ऑफ कोर्स उसका नाम है, और ये वो ममालिक हैं जिन ममालिक ने इस वैक्सीन को अप्रूव कर लिया है, इस्तेमाल करने के लिए मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। तो चलते हैं उनकी तरफ जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको हमने अप्रूव किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये स्पुतनिक 5, ये स्पुतनिक 5 जो है ना, ये रशियन कंपनीज़ ने डेवलप किया है, और इन्होंने इसको डेवलप किया है। और आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है यहाँ पर, जिन्होंने इस वैक्सीन को अप्रूव किया अपने मुल्क में इस्तेमाल करने के लिए। तो पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रीन प्लस के साइन पे क्लिक करें, तो आपको स्पुतनिक 5 के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, चाहे आप रिसर्चर हैं या आम आदमी हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा कि कोई ड्रग जो है, जब उसको बनाया जाता है तो, या वैक्सीन को बनाया जाता है, तो उसको कितने सारे ट्रायल से गुज़रना होता है, और जिस वैक्सीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब तक कितने ट्रायल से गुज़र चुकी है, और कितने लोगों पर इस्तेमाल हुई, और उसके उसके नतीजे में ये कितनी इफ़ेक्टिव है। मैं आपकी आसानी के लिए मिसाल के तौर पर पढ़ देता हूँ कि स्पुतनिक 5 के बारे में ये राय है कि ये जो वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी 91.6% है, क्योंकि 3 रिजल्ट्स इस बात को साबित करते हैं, जिनमें इन्होंने 21,977 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। याद रखें ये शुरू-शुरू का ट्रायल था, जिसको फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल कहते हैं, जिसको इस एक रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश भी किया गया। जिसके बाद आप मज़ीद पढ़ सकते हैं कि फ़ेज़ 3 ट्रायल में, चूँकि अभी ये वैक्सीन इस ट्रायल के अंदर है, इसमें इसमें मज़ीद दूसरे मुल्क भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो फ़ेज़ 3 ट्रायल करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पढ़ सकते हैं कि फ़ेज़ 3 ट्रायल ऑफ अबाउट 40,000 पार्टिसिपेंट्स एट मल्टीपल सेंटर्स इन रशिया इज़ अंडर वे, यानी कि रशिया में अभी भी 40,000 लोग जो है ना, इसके हवाले से इस फ़ेज़ 3 ट्रायल से गुज़रेंगे। इसके अलावा दूसरे ममालिक इस वैक्सीन को अपनी वैक्सीन के साथ मिलाकर भी ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, वो इसको साथ मिलाकर सिंगल डोज़ वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, ये दरअसल आरएनए बेस्ड नहीं है। ये वैक्सीन जो है, ये रिकम्बिनेंट एडिनोवायरस वैक्सीन है, यानी कि वायरस के वेक्टर्स हैं। याद रखें ये वायरस नहीं होते हैं, ये डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को सेल्स तक ले जाता है, और ये हमारे सेल्स में जाकर ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर देता है कि हमारा सेल्स वायरस की प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। वायरस नहीं, वायरस की कुछ प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। तो हमारे सेल्स में जब वायरस की प्रोटीन्स बनती है, तो हमारा कुव्वत-ए-मुदाफ़अत उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। हमारा कुव्वत-ए-मुदाफ़अत जो है वो उसके खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है, और इस वजह से हम उस वायरस के खिलाफ जो है वो पहले से तैयार हो जाते हैं, और हम इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं। हम उसके खिलाफ कुव्वत-ए-मुदाफ़अत हासिल कर लेते हैं। तो ये स्पुतनिक 5 की बातें हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा जो आपने और मशहूर मशहूर सुनी होगी, वो आपने सुनी होगी, सबसे ज़्यादा मशहूर आपने सुनी होगी, जो चाइना से 2 आई हैं, जिनमें से एक कोरोना वैक के नाम से है। ये अभी हमने अप्रूव नहीं किया है, दूसरी जो है वो BBIBP-CORV, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन से बनाई गई वैक्सीन है, जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन से बनाई गई। ये चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने बनाई है, जिसको साइनोफार्म कहते हैं। ये वो वाली ड्रग है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है। तो ये चाइना से मंगवाई जाने वाली वो वैक्सीन है जो हमारे लोगों में इस्तेमाल हो रही है। तो एक बार फिर अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप यहाँ इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल्स में जाएँगे, आप देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ डेवलप हुई, किन-किन मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ हो चुकी है, और इसके ट्रायल्स का स्टेटस जो है वो क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने लोगों में ये ड्रग जो है वो इस्तेमाल की गई। तो अभी भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़ाहिर है वो हम 99% या 98% तो नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हालात के मुताबिक और बेस्ड ऑन द प्राइस और अदर डेस्परेट सिचुएशन, ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो मार्केट में हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मौजूद है। तो अगर आप इसकी डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो
ड्रग है, इसको किसकी जगह पे ट्रायल किया गया। मिसाल के तौर पर इसको फेज़ 2 में और फेज़ 3 के ट्रायल में ये चाइना में चल रही है। यानी कि ड्रग वैक्सीन को अप्रूव करने के डिफरेंट फेजेज़ होते हैं, उसमें अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जानवरों में किए जाते हैं, इंसानों में किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये फेज़ 3 ट्रायल में चल रही है चाइना में भी और अर्जेंटीना में भी। तो अर्जेंटीना भी इसके फेज़ 3 ट्रायल में इन्वॉल्व है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस पेपर में पब्लिश हैं, जिसको अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप रिसर्चर हैं और अगर आप नहीं हैं तो आप को मैं आसान तरीके से ये बता सकता हूँ कि इसकी जो जो ग्रुप है, जो जिन लोगों के ऊपर ये जिन पार्टिसिपेंट के ऊपर ये काम किया गया, उनमें से अक्सर ने कुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा ज़ाहिर किया। ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब है कि उनका जिस्म जो है वो 42 दिन के अंदर उसने दिखाया कि वो वायरस के खिलाफ जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यूएई ने भी इस को अडॉप्ट किया और इसको अपने मुल्क में ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में भी यही वाला वायरस, यही वाली वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इससे एसोसिएटेड लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करके आप इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं जल्दी-जल्दी में आपको बता सका कोरोना वायरस के हवाले से और वैक्सीन्स के हवाले से। अगर आपको उसके बारे में कोई भी बात पूछनी है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ इसको लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं इसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये इसके बारे में जानते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।